कैसे एक अकेला आदमी पूरे महाद्वीप को जीत लेता है और कैसे उसी समय वह समाज के बुनियादी नियमों को ही फिर से लिख देता है। इतिहास में कोई शख्सियत इतनी विवादास्पद नहीं है। कुछ के लिए वह नेपोलियन द ग्रेट है, एक क्रांतिकारी जीनियस जिसने आधुनिक दुनिया गढ़ी। दूसरों के लिए वह एक तानाशाह, एक जंगबाज है जिसकी महत्वाकांक्षा ने यूरोप को खून में डुबो दिया। तो वह क्या था? इसका जवाब पाने के लिए हमें उस आदमी को देखना होगा जिसने एक साम्राज्य बनाया और उसे नष्ट कर दिया। फ्रांस टूट चुका था। साल था 1799। क्रांति अपने ही बच्चों को खा चुकी थी। समाज परस्पर विरोधी कानूनों और सामंती अवशेषों का मलबा था। फ्रांस पर शासन करना असंभव था। सत्ता के इस शून्य में एक 30 वर्षीय जनरल ने कदम रखा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने एक तख्ता पलट में सत्ता हथिया ली, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार तोप नहीं बल्कि एक कलम थी। 1804 में उसने अपनी उत्कृष्ट कृति प्रस्तुत की, नेपोलियनिक कोड। आज ये विचार सामान्य लगते हैं, लेकिन 1804 में वे एक सामाजिक बम थे। सदियों से यूरोप विशेषाधिकार पर चलता था। इस कोड ने घोषणा की कि आपका जन्म अब आपकी कीमत तय नहीं करता था। कानून एक रईस और एक बेकर पर समान रूप से लागू होता था। इसका मतलब था कि एक किसान का बेटा प्रतिभा के आधार पर जनरल बन सकता था। एक व्यापारी अपनी संपत्ति में सुरक्षित हो सकता था। इसने सामंतवाद के आखिरी जालों को साफ कर दिया। यह आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव थी, और उसने इसे सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखा। जहां भी नेपोलियन की सेनाएं गईं, यह कोड उनके पीछे गया। यह यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक दर्जनों देशों का कानूनी आधार बन गया। उसने सरकार को केंद्रीकृत किया, पहला राष्ट्रीय बैंक बनाया और योग्यता आधारित नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक मानकीकृत शिक्षा प्रणाली लाइसी का निर्माण किया। संक्षेप में, वह एक आधुनिक राज्य का निर्माण कर रहा था। लेकिन इस नई समानता की तीखी सीमाएं थीं। यह कोड महिलाओं के लिए एक कदम पीछे था, उन्हें पूरी तरह से उनके पिताओं और पतियों के नियंत्रण में रखता था। और जिस आदमी ने फ्रांस को समानता का यह कानून दिया, उसने जल्द ही फैसला किया कि वह सबसे ऊपर है। 1804 में उसने खुद को उसका सम्राट बना लिया। यह नई दुनिया और उसका यह नया ताज स्याही से नहीं बने थे। इनकी कीमत जिंदगियों से चुकाई गई थी। कानून के लिए नेपोलियन की प्रतिभा का मुकाबला युद्ध के लिए उसकी प्रतिभा से था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने यूरोप को अपनी निजी शतरंज की बिसात के रूप में देखा। पुराने राजतंत्रों ने उसके खिलाफ बार बार गठबंधन किया और बार बार उसने उन्हें कुचल दिया। 1805 ऑस्टरलिट्ज उसकी सबसे बड़ी जीत, एक सामरिक उत्कृष्ट कृति जिसने थर्ड कोएलिशन को चकनाचूर कर दिया और महाद्वीप पर उसकी महारत पक्की कर दी। उसकी प्रतिभा ने एक दैत्य को जन्म दिया, ला ग्रांड आर्मी। 20 राष्ट्रों से ली गई अभूतपूर्व आकार की एक सेना जो सब एक आदमी की इच्छा पर मार्च कर रही थी, और इस सेना को जीतने की जरूरत थी। अपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लागू करने के लिए उसने स्पेन पर आक्रमण किया। वह एक क्रूर 6 साल के गुरिल्ला युद्ध में खिंच गया जिसने उसकी सेनाओं का खून बहा दिया। स्पेनियों ने इसे नासूर कहा। फिर 1812 में उसने 5 लाख से अधिक लोगों के साथ रूस पर आक्रमण किया। उसने बोरोडिनो की लड़ाई जीती और मॉस्को पर कब्जा कर लिया, लेकिन पाया कि वह जल रहा था। वापसी एक प्रलय थी। जनरल विंटर और रूसी छापामारों द्वारा पीछा किए जाने पर ग्रांड आर्मी का सर्वनाश हो गया। 6 में से 1 से भी कम जीवित बचे। नेपोलियनिक युद्धों की कुल कीमत चौंकाने वाली है। अनुमान है कि 3.5 से 6 मिलियन लोग मारे गए। उसने पहली आधुनिक मास कंसक्रिप्शन सेनाओं को जुटाया जिसने युद्ध को राष्ट्रीय विनाश के खेल में बदल दिया। और जिस कोड का उसने समर्थन किया था, वह अक्सर संगीन की नोक पर थोपा गया था। उसने पुराने राजतंत्रों को उखाड़ फेंका, सिर्फ अपने भाइयों और बहनों को उनकी गद्दी पर बिठाने के लिए। यह मुक्ति नहीं थी, यह एक पारिवारिक व्यवसाय था। तो हम 2 नेपोलियन के साथ बचे हैं।
वह दूरदर्शी जिसने स्वतंत्रता को संहिताबद्ध किया, और वह तानाशाह जिसने उसे कुचल दिया। हम उस आदमी के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएं जिसने फ्रांस को उसके कानून दिए और उस आदमी जिसने उसका खून बहाया? शायद सच यह है कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता था। उसके सुधार केवल उसकी पूर्ण शक्ति के कारण ही संभव थे, और उसकी शक्ति केवल उसकी सैन्य विजयों के कारण ही संभव थी। वह क्रांति का एक उत्पाद था, और अंत में वह इसका मालिक और इसका अंतिम शिकार बन गया। 1814 में पराजित होकर उसे निर्वासित कर दिया गया। वह भाग निकला, और आखिरी 100 दिनों के लिए उसने अपना सब कुछ वाटरलू नामक एक छोटे से बेल्जियम के चौराहे पर दांव पर लगा दिया। उसकी अंतिम हार संपूर्ण थी। उसका अंतिम निर्वासन सेंट हेलेना के लिए था, जहां 1821 में एक कैदी के रूप में उसकी मृत्यु हो गई। जब वह अंततः हार गया, तब भी दुनिया पीछे नहीं जा सकती थी। राजा महाराजा वापस आ गए, लेकिन जो विचार उसने उजागर किए थे, समानता, योग्यता, राष्ट्रवाद, कानून, वे हमेशा के लिए बोतल से बाहर आ चुके थे। उसने आधुनिक यूरोप का नक्शा बनाया, पहले अपनी सेनाओं के साथ और फिर अपने कानूनों के साथ। जीनियस, तानाशाह, अंत में वह बस नेपोलियन था। प्रकृति की एक शक्ति जिसने दुनिया को फिर से बनाया, बेहतर और बदतर के लिए। सवाल यह नहीं है कि वह कौन था, बल्कि यह है कि हमारी दुनिया का कितना हिस्सा आज भी उसी की बनाई दुनिया में जी रहा है।